पिछले कुछ हफ्तों से एक कहानी ने पूरे देश में आप कह सकते हैं आग लगा दी थी। टीसीएस नासिक केस। किसी ने इसे कॉर्पोरेट कन्वर्जन जिहाद का नाम दिया, तो किसी ने नासिक ग्रूमिंग स्कैंडल। तो आज चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिया के शोर के पीछे असल जमीनी हकीकत क्या थी। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही सनसनीखेज हेडलाइंस से हुई थी। सोचिए, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और उसके अंदर एक सोची समझी साजिश, एक कॉरपोरेट कन्वर्जन जिहाद। ये वो नैरेटिव था जिसने फौरन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब देखिए, जो शुरुआती आरोप थे वो वाकई में किसी को भी हैरान परेशान कर दें। एक पूरी तस्वीर बनाई गई कि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो हिंदू महिला कर्मचारियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, उन्हें नमाज पढ़ने और बीफ खाने तक के लिए मजबूर किया जा रहा है और धर्म बदलवाने के लिए उनका यौन शोषण हो रहा है। बात यही नहीं रुकी, इसकी तुलना सीधे सीधे द केरला स्टोरी फिल्म से की जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए ना, इस कहानी में कई नए मोड़ आने लगे। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जो कुछ हमें बताया जा रहा था, क्या वही 100% सच था या फिर कहानी कुछ और ही थी। तो चलिए अब इस कहानी की एक एक परत को हटाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब ऑफिशियल जांच शुरू हुई और कंपनी के बयान सामने आए तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव कैसे बिखरने लगा। इस पूरी कहानी के विलेन के तौर पर पेश किया गया निदा खान को। मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें एचआर मैनेजर बताया गया, पॉश कमेटी की सदस्य और इस कथित जिहाद की मास्टरमाइंड। लेकिन जब टीसीएस ने अपनी इंटरनल जांच की तो पता चला कि निदा तो कभी मैनेजर थी ही नहीं, एचआर में भी नहीं थी। वो तो एक प्रोसेस एसोसिएट थी और वो कहीं भागी नहीं थी, बल्कि वो प्रेग्नेंट थी और अपने ससुराल में थी। फिर कहानी का एक और बड़ा एंगल था, एक 40 दिन लंबा नाटकीय अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन। सुनने में एकदम फिल्मी लगता है ना, कि महिला पुलिसकर्मी हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर सबूत इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन नासिक के पुलिस कमिश्नर ने इसे साफ साफ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लंबा चौड़ा ऑपरेशन हुआ ही नहीं। हाँ, सादे कपड़ों में कुछ अधिकारी जरूर कर्मचारियों से बात करने गए थे ताकि अगर कोई शिकायत करना चाहे तो आगे आए, बस इतना ही। तो अगर मीडिया की कहानी में इतने झोल थे तो फिर कानूनी हकीकत क्या है? चलिए अब सीधे उन 9 एफआईआर पर नजर डालते हैं जो इस मामले में दर्ज की गईं, क्योंकि कानून की दुनिया में असली कहानी तो एफआईआर से ही शुरू होती है। इस केस की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी का असली धागा यहीं पर है। देखिए, सब कुछ जनवरी 2022 में शुरू होता है, जब मुख्य शिकायतकर्ता की कॉलेज में मुख्य आरोपी दानिश शेख से मुलाकात होती है। एक साल बाद दानिश के ही कहने पर वो टीसीएस ज्वाइन करती है। फिर अगस्त 2023 में शादी का झूठा वादा करके शारीरिक शोषण का आरोप लगता है। और फिर मार्च 2024 में जब हिंदू संगठन बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तब पहली एफआईआर होती है। इसके बाद एक एक करके 8 और महिलाएं भी सामने आती हैं। अब जरा एफआईआर में लगी धाराओं पर गौर करते हैं। आरोप हैं शादी का झांसा देकर रेप यानी आईपीसी 376, यौन उत्पीड़न यानी आईपीसी 354 और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना यानी आईपीसी 295A। ये सभी बेहद बेहद गंभीर अपराध हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब व्यक्तिगत धोखे और उत्पीड़न की तरफ इशारा करते हैं, न कि किसी बड़ी सुनियोजित संगठित साजिश की ओर, जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा था। और यहां आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम पॉइंट। मीडिया की पूरी कहानी की जो बुनियाद थी, कॉर्पोरेट कन्वर्जन जिहाद, वो जबरन धर्म परिवर्तन का जिक्र किसी एक भी एफआईआर में नहीं है, एक में भी नहीं। ये आरोप कानूनी दस्तावेजों से पूरी तरह गायब है। और यहीं से एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल खड़ा होता है कि टीसीएस का ये मामला, जिसमें आरोप गंभीर हैं लेकिन धर्मांतरण का एंगल कानूनी तौर पर है ही नहीं, उस पर इतना जबरदस्त राष्ट्रीय आक्रोश क्यों भड़का, जबकि महिलाओं के खिलाफ हुए कई दूसरे खौफनाक अपराधों पर अक्सर एक गहरी अजीब सी खामोशी छाई रहती है। क्या हम मणिपुर की वो तस्वीरें भूल सकते हैं जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ? वो तस्वीरें देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। या हाथरस का वो मामला याद करें, जहां एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप के बाद परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रशासन ने आधी रात में ही उसके शव को जला दिया। वो परिवार न्याय के लिए अकेले लड़ता रहा। उन्नाव का केस, जहां एक सत्ताधारी नेता ने न सिर्फ एक नाबालिग का रेप किया, बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म करने की, चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और बिल्किस बानो,
जिनके बलात्कारियों को जब जेल से छोड़ा गया तो उनका स्वागत मालाएं पहनाकर किया गया। सवाल बस इतना सा है कि इन सारे मामलों में वो देशव्यापी संगठित गुस्सा कहाँ था जो हमें इस एक केस में देखने को मिला। इससे एक बहुत कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है कि जिस तरह किसी एक मुद्दे पर आक्रोश पैदा किया जा सकता है, ठीक उसी तरह दूसरे शायद उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दों पर चुप्पी गढ़ी जा सकती है। और ये जो चुनिंदा गुस्सा है ना, ये हमें असली मुद्दों से भटका देता है। तो सवाल अब ये है कि क्या हम इस बनाए गए मैन्युफैक्चर्ड गुस्से के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों के लिए कोई ठोस, कोई स्थायी समाधान की मांग कर सकते हैं? इसी सिलसिले में एक विचार सामने आता है SCAW का, यानी सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन यूनिट। सोचिए, एक खास पुलिस यूनिट, बिल्कुल एंटी टेरर स्क्वाड या ATS की तरह, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम हो, महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे भयानक, सबसे जघन्य अपराधों की जांच करना। इस यूनिट का मकसद बिल्कुल साफ होगा, बिना किसी राजनीतिक, धार्मिक या किसी और तरह के दबाव के सबसे गंभीर मामलों की तेजी से और निष्पक्ष जांच करना। एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फोर्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबूत जुटाए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाए और समाज में एक मजबूत संदेश दे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबसे है, क्या हम मीडिया द्वारा बनाए गए इस आक्रोश के एजेंडे में ही उलझे रहेंगे, या फिर हम सब मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक असली, एक सिस्टमैटिक बदलाव की मांग करेंगे? फैसला हमें और आपको करना है।